नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर फर्स्ट है हमारा भोजन और मानव स्वास्थ्य यानी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इस चैप्टर को हम दो पार्ट के अंदर अपलोड करेंगे। पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है। तो आज की वीडियो में पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे और इसमें बेसिक कंसेप्ट जिसको आप नोट्स की तरह मान सकते हैं और साथ साथ में आप रिटर्न भी कर सकते हैं, और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर आपके टोटल 4 अंक का है। इस अध्याय से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके 3 मार्क्स का। इस तरह ये आपके 4 अंक का चैप्टर है और इस 4 अंक के चैप्टर से आप 4 अंक आराम से बना सकते हैं यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है पोषण, यानी पोषण क्या होता है। तो पोषण के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सजीव अपनी आवश्यक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भोजन ग्रहण करता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सजीव अपनी आवश्यक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण। उसके बाद में है संतुलित भोजन, यानी संतुलित भोजन क्या होता है। तो संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खाद्य रेशे हैं, जल हैं, ये सब क्या हैं? यह आवश्यक पोषक तत्व हैं और ये उस भोजन में होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। उसको ही हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। उसके बाद में है संतुलित आहार के गुण। अब ये आहार क्या होता है? तो आहार हम भोजन को ही बोलते हैं, यानी संतुलित भोजन बोल सकते हैं। तो संतुलित भोजन के गुण या संतुलित आहार के गुण। तो ये 4 पॉइंट है, इसके 4 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है। और दूसरा क्या है? रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। दिमाग को तेज बनाता है और स्वस्थ बनाता है। और 4 नंबर पॉइंट है संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। और जो संतुलित भोजन है, संतुलित आहार है, उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। ये क्या है? आपके संतुलित आहार या संतुलित भोजन के गुण हैं। उसके बाद में आता है कुपोषण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुपोषण से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो कुपोषण की परिभाषा, इसके प्रकार और इनसे होने वाले रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुपोषण की परिभाषा क्या होती है? लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। ओके। उसके बाद में है कुपोषण के प्रकार। अब कुपोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है विटामिन कुपोषण, और दूसरा होता है प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा होता है खनिज कुपोषण। ओके। तो कुपोषण के 3 प्रकार होते हैं, विटामिन, प्रोटीन और खनिज। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग, यानी विटामिन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं। जिसमें पहला रोग क्या है? विटामिन कुपोषण से होने वाला पहला रोग विटामिन ए। आपने पहले भी पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा विटामिन ए, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या होता है? रतौंधी। और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। कम प्रकाश में या फिर रात में दिखाई नहीं देना, ये इसके लक्षण माने जाते हैं। उसके बाद में सेकंड है विटामिन बी, और इसको B1 के नाम से भी जानते हैं और इसको थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ओके। विटामिन जो बी होता है इसको B1 भी बोलते हैं और थायमिन भी इसको कहा जाता है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है बेरी बेरी। ओके। तो विटामिन बी या B1 या थायमिन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम होता है? बेरी बेरी। और इस रोग के क्या लक्षण होते हैं? हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं।
और उसके बाद में नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन, जिसको B2 के नाम से भी जानते हैं, राइबोफ्लेविन जिसको B2 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। ओके, और इस रोग के क्या लक्षण हैं? मुख के किनारों और होठों की त्वचा का फटना, यानी जो मुख है उसके किनारे और जो होठ है उनकी त्वचा का फटना। उसके बाद में नेक्स्ट है नियासिन। अब नियासिन है जिसको B3 के नाम से जानते हैं। नियासिन को किस नाम से जानते हैं? B3। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलेग्रा, यानी जो नियासिन है या B3 है, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए, पेलेग्रा। और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, जीभ पर और त्वचा पर क्या पड़ना? पपड़ियाँ। उसके बाद में नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको C के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। और रोग के क्या लक्षण होते हैं? मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना, यानी मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना, ये सब इसके क्या हैं? लक्षण। उसके बाद में है कैल्सीफेरोल, जिसको D के नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरोल जिसको किस नाम से जानते हैं? D से। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रिकेटस, यानी कैल्सीफेरोल होता है जो D है, और विटामिन D है, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या होता है? रिकेटस। और इस रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं। पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटनों का पास आना। ओके, उसके बाद में सेकंड है प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले 2 रोग होते हैं, एक तो होता है कवासी और दूसरा होता है मेरस्मस, सूखा रोग। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कवासी रोग। अब कवासी रोग क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या उपचार हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले है कवासी रोग। ये कौन सा रोग है और किसमें ये प्राय होता है? तो कवासी बचपन में होने वाले कुपोषण का गंभीर रूप है, यानी जो कवासी बचपन में होने वाले कुपोषण का गंभीर रोग है। और कवासी में बच्चे में सूजन आ जाती है, कवासी के कारण है बच्चों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? इसमें भूख मर जाती है, यानी हमें क्या पता चलता है कि उसमें कवासी रोग हो गया है, उसको कवासी रोग हो गया है, तो हमें क्या पता चलेगा? उनके लक्षणों से ही तो पता चलेगा। तो इनके क्या क्या लक्षण होने चाहिए? तो लक्षण क्या है? इसमें भूख मर जाती है और खाने में मुश्किल लगती है, खाना है वो खाते हैं तब मुश्किल होती है, और प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, और खून में शक्कर की कमी हो जाती है, और शरीर का तापमान कम हो जाता है, और इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, और रोशनी कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी के साथ साथ रोशनी भी कम हो जाती है, आँखों की जो रोशनी है वो भी कम हो जाती है। और उसके बाद में यदि ये रोग हो गया है मान लीजिए, तो इसके क्या उपचार हैं? तो हर 2 घंटों के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ खिलाना। अब क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए? तो दाल है, चावल है, अंडा है, दूध है, और अनाज से बना दलिया, यानी ये दलिया है ये ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद में है विटामिन A, B, C, D युक्त चीज़ें आहार में, भोजन में ज़रूर होनी चाहिए, और यानी उनमें विटामिन A, B, C, D इनसे युक्त चीज़ें ही आहार में ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे आहार देने की ज़रूरत होती है जिसमें ऊर्जा और प्रोटीन काफ़ी हो, यानी ऐसा आहार उस पेशेंट को दिया जाता है जिसमें ऊर्जा हो, एनर्जी हो, और प्रोटीन है वो काफ़ी मात्रा में हो, और जो आसानी से पच सकता है। उसके बाद में सेकंड रोग क्या है? मेरस्मस, यानी सूखा रोग। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, और आंखें हैं वो कांतिहीन और अंदर धंस जाती है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मेरस्मस रोग कहा जाता है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है
तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है और आंखें हैं वो कांतिहीन और अंदर धस जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मेर्समस रोग या फिर सूखा रोग कहा जाता है। अब खनिज कुपोषण, अब खनिज कुपोषण क्या होते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो खनिज कुपोषण किसे कहा जाता है? खनिज कुपोषण की कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो खनिज कुपोषण है उसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है और इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला हो जाता है। ओके। और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है या घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है और इसकी कमी से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? गलगंड या घेंगा रोग। तो ये सब बातें आपको इसमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अब पीने योग्य जल के गुण। अब पीने योग्य जो जल होता है, जो पानी हम घर पर पीते हैं वो पीने योग्य जल है। अब उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहला गुण क्या होना चाहिए? वह जल गंधहीन, कण रहित, निर्मल, स्वच्छ और पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? पीने योग्य जल का पीएच संतुलित अर्थात 7 होना चाहिए। पीने योग्य जल है उसका पीएच है वो संतुलित होना चाहिए और उसका मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है? जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। और 4 नंबर पॉइंट है, जल में कोई सूक्ष्म जीव, वनस्पति आदि नहीं होने चाहिए। यानी जो जल हम पी रहे हैं उस जल में कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए, वनस्पति आदि नहीं होने चाहिए। उसके बाद में है दूषित जल। अब दूषित जल क्या होता है और इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो दूषित जल के सेवन से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जो दूषित जल है उसके सेवन से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां होती हैं और गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। और उस गंदे पानी से क्या हो सकता है? वायरल संक्रमण। और वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलरा और टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। और राजस्थान में गंदे पानी की वजह से नारू रोग फैला है। अब नारू या इसका दूसरा नाम होता है बाला रोग। ओके। और जो मैंने इस डब्बे में पैक किया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को आप अच्छे से ज़रूर से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के चांस हैं वो 95% होते हैं। तो बाला या नारू रोग का रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। ओके। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है जय माता दी। तो बाला या नारू रोग का रोगजनक क्या होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ओके। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम बताइए तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। और ये जो जय माता दी लिखा है मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, इसमें भी कुछ बात है। अब वो बात क्या है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और सभी को जय माता दी जरूर बोलना है, एक बार कमेंट करना है जय माता दी। उसके बाद में है शरीर भार सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स BMI। अब BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। और ये क्या होता है शरीर भार सूचकांक? ओके। कहाँ पर इसको प्रयुक्त करते हैं? तो शरीर भार सूचकांक वह मूल्य है जिसकी गणना किसी व्यक्ति के वजन और उसकी लंबाई से की जाती है। यानी किसी व्यक्ति का वजन और लंबाई का जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, क्या वह शरीर भार सूचकांक होता है।
तो बात करेंगे उसकी। और वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई से वर्ग से, उसकी जो लंबाई है उसका जो वर्ग है उसे भाग देकर प्राप्त किया जाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। और प्रमुख बीएमआई मूल्य निम्न है। अब ये प्रमुख बीएमआई मूल्य क्या क्या हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे। ये 4 पॉइंट है इनके। पहला कौन सा है? कम वजन। पहला पॉइंट क्या है? कम वजन। और दूसरा है सामान्य वजन। और तीसरा है अधिक वजन। और चौथा है मोटापा। अब कम वजन की बात करें तो 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम होता है। जिस व्यक्ति का वजन 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम हो तो वह कम वजन की श्रेणी में आता है। और सामान्य वजन, जिसका वजन 18.5 से 25 केजी पर मीटर स्क्वायर हो, केजी का मतलब किलो। और अधिक वजन में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? जिनका वजन 25 से 30 केजी पर मीटर स्क्वायर हो। और मोटापा, अब हम बोलते हैं कि ये तो बहुत मोटा आदमी है, ये तो बहुत मोटी स्त्री है, तो मोटापा उनका जो वजन होता है वो कितना हो सकता है अधिकतम? तो 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक वजन वाले व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आते हैं। ओके। और अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हमारा टॉपिक है रक्तचाप। यहां से क्वेश्चन के 50% चांस है भाई। रक्तचाप, रक्तचाप क्या होता है यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर की हम बात करेंगे, इसके प्रकारों की बात करेंगे और किसने दिया था जो रक्तचाप, नाम किसने दिया था, परिभाषित किसने किया था और कहां पर मापा गया था सर्वप्रथम ये, और किस यंत्र से मापा गया था, उनकी बात करेंगे हम। तो रक्तचाप की परिभाषा क्या होती है? रक्त वाहिनियों में रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? रक्तचाप कहा जाता है। और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। यानी रक्तचाप है वो किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमेनोमीटर। और सर्वप्रथम जो 1733 में स्टीफन हेल्स, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप को घोड़ों में मापा था। और 1983 में कापलन, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। ओके। अब रक्तचाप है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो निम्न रक्तचाप होता है और एक उच्च रक्तचाप होता है। तो सबसे पहले हम निम्न रक्तचाप की बात करेंगे कि निम्न रक्तचाप क्या होता है। तो वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार आदि नहीं पहुंच पाते हैं। यदि निम्न रक्तचाप लगातार रहने लग जाता है तब यह अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ओके। और उच्च रक्तचाप क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब 140 से अधिक और डायस्टोलिक रक्तचाप, जो डायस्टोलिक रक्तदाब है, रक्तचाप भी बोल सकते हैं, वो 90 से अधिक रहने लगे तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप कहा जाता है। अब उच्च रक्तचाप के क्या कारण है, क्या रीजन है उसके, तो उन रीजन्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या रीजन होते हैं। तो उच्च रक्तचाप के कारण चिंता, तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या से भरी भागदौड़ वाली जीवनचर्या और अधिक चिकनाई युक्त भोजन, फास्ट फूड, अधिक भोजन, ये मोटापा, ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट है इसका अच्छे से समझाया है, अच्छे से करवाया है। और यदि आप चाहते हैं तो आप साथ साथ भी इसको लिख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेकंड पार्ट इसका जब मैं अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।